कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। अमेरिका द्वारा चीन को ईरानी तेल भेजने वाले नेटवर्क पर प्रतिबंध के बाद ईरान ने पलटवार किया है। ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्ला अली खामनेई ने कहा है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो ईरान भी उसी तरह से जवाब देगा। खामनेई ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो ईरान भी अमेरिका की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में बशर अल असद की करारी शिकस्त के बाद पश्चिम एशिया में ईरान की पकड़ बेहद कमजोर हो गई है। ईरान की इस नाजुक स्थिति का फायदा ट्रंप के मित्र नेतन्याहू उठाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बरसों से दोनों देशों के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम सिरदर्द बना हुआ है। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद ट्रंप ने परमाणु मुद्दे पर ईरान को संदेश देने की कोशिश की। कहा, ईरान अपने इस कार्यक्रम को रद्द कर दे तो बात बन सकती है। ईरानी सरकार की ओर से भी संतुलित बयान आया, लेकिन गुरुवार को सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के बयान से साफ हो गया है कि ईरान ट्रंप के सामने झुकने को तैयार नहीं है। वो याचना के बजाय रण के मूड में है। उन्होंने कहा, पिछले अनुभवों के आधार पर अमेरिका के साथ बातचीत करना बेवकूफी होगी। ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था, अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाया तो उसके लिए कतई अच्छा नहीं होगा। समझौते की इस पेशकश के दूसरे दिन ही ट्रंप ने ईरान पर लगने वाले आर्थिक प्रतिबंधों के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके तहत चीन को सप्लाई करने वाले ईरानी शिपिंग नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया। पहले से ही प्रतिबंधों से कराह रही ईरानी अर्थव्यवस्था इस नई अमेरिकी चोट से चरमराने के कगार पर पहुंच जाएगी। वैसे तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से चिंतित सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि दूसरे पश्चिमी देश भी हैं। परमाणु हथियारों तक ईरान की पहुंच रोकने के लिए 2015 में पश्चिमी देशों के साथ ईरान का एक समझौता हुआ था, लेकिन ट्रंप ने इस समझौते को एक तरफा तौर पर तोड़ते हुए वो बाहर आ गए। हालांकि बाइडेन प्रशासन ने समझौते को बहाल तो नहीं किया, लेकिन पर्दे के पीछे से बातचीत करता रहा। पिछले साल दिसंबर में IAEA की रिपोर्ट में दावा किया गया था, ईरान ने पिछले 4 सालों में अपने परमाणु संवर्धन को काफी हद तक विकसित कर लिया है। कहा गया है कि ईरान 60% अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम बनाने की आड़ में हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने की क्षमता स्थापित कर रहा है। हालांकि इन आरोपों को ईरान खारिज करता है। अनिल कुमार तिरगुणायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। अनिल जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में हैं, ईरान और अमेरिका के रिश्ते किस तरह से आप इनको देखते हैं इस वक्त पर? देखिए, जहां तक इसको हम दूसरी तरह से भी देखेंगे। दूसरी तरह से ये है कि इजराइल और ईरान जो है वो दोनों एक म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन सिंड्रोम जिसको कहते हैं, मैड सिंड्रोम, उससे सफर करते हैं। दोनों एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते हैं एक दूसरे को। और अमेरिका जो है वो इजराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट ट्रंप हो या कोई और पार्टी हो या बाइडेन हो कुछ। तो इसलिए इजराइल को चूंकि अब ये बातें निकल के आ रही हैं बाहर, वो जब आ रही हैं जब बेंजामिन नेतन्याहू अभी वॉशिंगटन DC में पहले विदेशी नेता हुए जिनको बुलाया गया वहां पर। तो अभी हम पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि 15 महीने से लड़ाई चल रही है। हमने ये भी देखा है कि हिजबुल्लाह और हूती और हमास जो कि ईरान के खास मुद्दे मतलब कह मोहरे हैं रीजन के अंदर में, उनको एक एसिमेट्रिक एडवांटेज दिलाते हैं। उनको किस तरह से काफ़ी कुछ उनका इफेक्टिवनेस को कम किया गया है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज ही जो है हूतीज जो है यमन में, और वो ईरान सपोर्ट करता था उनको, उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दोनों ही, ईरान हो या अमेरिका हो, दोनों ही एक तरह से मिले जुले बयान दे रहे हैं। एक तरफ ईरान की अप्रोच हो रही है कि US के साथ मिलकर के दोबारा से उस ट्रीटी को रीनिगोशिएट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। तो वो जो इस वक्त के वहाँ के मॉडरेट कह सकते हैं, कंजर्वेटिव मॉडरेट प्रेसिडेंट डॉक्टर पेजेश्कियान जो हैं, उनके तरफ से, और जो वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं, पहले भी वो नेगोशिएटर भी रहे हैं, जवाद ज़रीफ, उन लोगों का ये है कि किस तरह से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर के इसको स्टार्ट किया जाए। अभी वो यूरोपियन के पास भी गए। कोशिश उनकी ये है कि किस तरह से शुरू हो। रही बात अयतुल्ला खमैनी की, तो खमैनी का सीधा सा मानना यह है कि भाई ताकत का जवाब ताकत से देना है। लेकिन आज के डेट में ईरान ताकती तौर पर काफी कुछ कमजोर हो चुका है, उसके सैंक्शंस हैं काफी, तो वो भी ये नहीं चाहते। लेकिन ये है कि जब सिचुएशन आती है तो पब्लिक पोस्चरिंग की, तो पब्लिक पोस्चरिंग में वो कोई कम नहीं है।
ट्रंप ने ये कहा है मैं वॉर नहीं चाहता हूं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है बीच में कि अगर ईरान कहे कि वो न्यूक्लियर वेपन नहीं लेगा तो बातचीत हो सकती है। तो कल ही उनके डॉक्टर पेजेश्कियान ईरानियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो वेपन सिस्टम ग्रेड या कहिए या न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहता है। तो बातचीत हो रही है, तो मैं समझता हूँ टाइम लगेगा, लेकिन तब तक इसी तरह देखते रहेंगे हम। इन द मीन टाइम आप ये देखेंगे कि शायद है कि हुतीस के खिलाफ काफी कुछ एक्शन। अमेरिका जो है ये नहीं चाहता है कि इजराइल और ईरान की डायरेक्ट लड़ाई, और इसीलिए वो इस तरह की प्रेशर डाल रहा है ईरान के ऊपर, ताकि ईरान कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे इजराइल को खतरा हो, या इजराइल को ऐसा कदम ना उठाए कि लड़ाई शुरू हो जाए पूरे रीजन के अंदर। सर, लेकिन ईरान की जिस तरह से भाषा है, और जैसे कि आपने एक्सप्लेन किया कि ईरान इस वक्त पे पश्चिम एशिया की अगर हम बात करें तो काफ़ी वहाँ पर कमज़ोर हो चुका है, लेकिन ईरान की जिस तरह की भाषा है और दुनिया में जिस तरह का ध्रुवीकरण है, ईरान, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान को कहीं ना कहीं ताकत मिलती है इन लोगों से? देखिए, ईरान कोई कहते हैं ना मरा आदमी 1.25 लाख का होता है, तो ईरान कमजोर जरूर है सैंक्शंस की वजह से, लेकिन सरवाइव तो किया है पिछले 20 साल में। आपने देखा सैंक्शन के बावजूद चीन के साथ में वो ऑयल भी सप्लाई कर रहे हैं, अफगानिस्तान को, सारे कंट्रीज को, जगह जगह उनके रिलेशंस तो है ही। लेकिन ये है कि यूएस सैंक्शंस के बाद में खासतौर से शिपिंग के ऊपर और जो डायरेक्ट सैंक्शंस है उससे फर्क तो पड़ता ही है। इकोनॉमी की हालत खराब हो जाती है, सोशली वहां पर समस्याएं हैं, अपने हमने काफी दिन देखा है उसमें। लेकिन अभी इमीडिएटली मैं नहीं समझता कि वहाँ के रजीम को कितना बड़ा खतरा है। हालांकि वेस्टर्न कंट्री जरूर चाहेंगे कि वहाँ पर किसी तरह से रजीम जो है एक मॉडरेट टाइप की आए, और ये जो मुल्ला लोग हैं, ये खमेनी या उनका जो ग्रुप है उसको ख़त्म किया जाए या कम हो वहाँ पर, तो ये जरूर चाहेंगे। वैसे भी वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, आप जानते हैं कि वहाँ पर सक्सेशन का भी एक सिस्टम चल रहा है कि किस तरह से कौन नया बनेगा लीडर। तो वेस्टर्न कंट्रीज, इजराइल और ये सब तो ये चाहेंगे कि वहाँ पर कुछ इस तरह का नेतृत्व आए जिसके साथ वो बातचीत कर सकें और जो बिल्कुल ही फंडामेंटलिस्ट ना हो। तो अब ये, लेकिन ये कि इजराइल में भी कम नहीं है इस वक्त, वहाँ पे भी बड़ी फंडामेंटलिस्ट सरकार है। तो इसलिए ये जो कमेंट है दोनों तरफ से, चाहे वो किसी भी लीडर्स के हों, बड़े हाई हैंडेड कमेंट्स हैं। एट द सेम टाइम डिप्लोमेसी भी अपना काम कर रही है। सवाल फिर मैं दोहराना चाहूँगा, क्या ईरान को जो रूस, चीन, इनसे दोस्ती है, थोड़ा सा ताकत मिलती है अमेरिका के खिलाफ? बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। अभी देखिए, आपने रशिया और ईरान ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट अभी साइन किया है थोड़े दिन पहले के अंदर। मिसाइल में और दूसरी चीज़ों में रशिया की काफ़ी मदद होती है इनको, चीन की भी काफ़ी मदद है ईरान के लिए। ईरान और चाइना का एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें $400 बिलियन तक इन्वेस्ट करने की बात थी। और आज की डेट में मैक्सिमम ऑयल ईरान का जो है वो चाइना ही खरीदता है जी। भारत पहले खरीदता था लगभग 12%, लेकिन वो सैंक्शंस वगैरह के चलते हुए हमारे यहाँ पे बिल्कुल बंदी हो गया रफली वहाँ का ऑयल आना। तो अभी इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्ट तो चाइना ही करता है वहां से। और चाइना, जिसको सर्न बोलते हैं, चाइना, ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इन चारों कंट्रीज का भी आपस में काफी तालमेल है और उससे वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसके बावजूद मैं कहूँगा कि ईरान जो है मिसाइल पावर है, ड्रोन पावर है, उन्होंने काफी सारे ड्रोन्स और मिसाइल जो है रशिया को दिए हैं यूक्रेन वॉर के अंदर। तो इस तरह ये है कि ये कोई मिलिटरली पोर पावर नहीं है, हालांकि सोशो इकोनॉमिकली उनके यहाँ पे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतना अच्छा विश्लेषण और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 फरवरी को फ्रांस और अमेरिका की यात्रा पर रवाना होंगे। पीएम मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की राजकीय यात्रा पर रहेंगे, जहां वो एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता करेंगे। पीएम मोदी अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के शहर मार्सेल का दौरा भी करेंगे, जहां दोनों नेता नए खुल रहे भारतीय काउंसलेट का उद्घाटन करेंगे और इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का दौरा करेंगे। फ्रांस यात्रा के बाद पीएम मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वो अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक निमंत्रण पर जा रहे हैं। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के आने के बाद पीएम मोदी उन कुछ नेताओं में से हैं जो अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी दोनों देशों के बिजनेस लीडर से संवाद करेंगे, तो वहीं भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय पर प्रतिबंध लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें आईसीसी पर अमेरिका और उसके करीबी सहयोगी इजरायल को निशाना बनाकर अवैध और निराधार कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का विरोध किया। आईसीसी ने कहा है कि यह कदम न्यायालय के स्वतंत्र और निष्पक्ष कामकाज को नुकसान पहुंचाने का प्रयास है। रूस और यूक्रेन का युद्ध भीषण बना हुआ है। रूस ने दावा किया है कि उसने कुर्स्क इलाके में चेरकास्काया, कोनोपेल्का और उलानोक में यूक्रेन के एक बड़े हमले को नाकाम कर दिया है। रूस ने दावा किया है कि इस दौरान यूक्रेन के 200 सैनिक मारे गए और 8 टैंक, 5 पैदल सेना के वाहन, 1 बख्तरबंद कार्मिक वाहन और 30 बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के साथ 3 इंजीनियरिंग विध्वंसक वाहनों को भी नष्ट किया गया। फिलीपींस में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां अमेरिकी सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना फिलीपींस के मागुइंदनाओ डेल सुर इलाके में एक खेत में हुई। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड के अनुसार यह विमान एक नियमित मिशन पर था और फिलीपींस सरकार के अनुरोध पर खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही सहायता प्रदान कर रहा था। रवांडा ने शुक्रवार को कहा है कि उसके पास कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य द्वारा रवांडा पर बड़े हमले की तैयारी के सबूत हैं। साथ ही रवांडा ने इस बात से इनकार किया है कि वह अपने पड़ोसी देश की सीमा के अंदर संघर्ष भड़का रहा है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में रवांडा के राजदूत जेम्स नगांगो ने मानवाधिकार परिषद की एक आपात बैठक में ये बात कही। उन्होंने कहा है कि कांगो और उसके सहयोगियों ने गोमा हवाई अड्डे और उसके आसपास हथियारों का भंडार जमा कर लिया है।